Hello friends, welcome to UGC plugin in literature series of HPSC PGT English। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एज का हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, साथ ही हम कवर करेंगे मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट्स को। अभी तक हम रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज को कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है 1901 में, क्वीन विक्टोरिया के डेथ के साथ ही ये एज शुरू हो जाती है। एंड वर्ल्ड वॉर टू 1945 में ये एज खत्म हो जाती है, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के साथ ही। इस छोटे से टाइम पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट्स अगर हम माने तो वो है वर्ल्ड वॉर्स। दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स इन 45 ईयर्स में हो गई थी, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन हुई थी एंड 1939 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वॉर टू हुई थी। इस वक्त एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो लिटरेचर के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, वो है 1930s में ग्रेट डिप्रेशन जब आया था, तब पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गई थी और वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। इन दो इंसिडेंट्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमें इस टाइम के लिटरेचर पर दिखाई देता है। सो पॉलिटिकल इवेंट्स में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इस लिटरेचर में इस एज में लिटरेचर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये जो राइटर्स थे मॉडर्न एज के, विक्टोरियन एज के राइटर्स के सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल, प्लॉट और फॉर्म सबसे अलग लिखते थे, उनसे अलग होकर लिखते थे। एंड एक और ईयर इंपॉर्टेंट है 1922। एक इम्पॉर्टेंट ईयर इसको माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट पब्लिश हुए थे, मार्केट में आए थे। जैसे टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां पर भी मॉडर्न एज सिलेबस में हो। दूसरा है जेम्स जॉयस का यूलिसिस एंड तीसरा है वर्जीनिया वुल्फ का जैकॉब्स रूम। ये तीनों ही वर्क्स जो है 1922 में पब्लिश हुए थे। इसके अलावा लिटरेचर में जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वॉर हो रही थी बैकग्राउंड में, तो वॉर पोइट्री का भी चलन हुआ। सो दो तरह के वॉर पोइट्स जो है वो लिखने लगे पोइट्री। एक जो वॉर को फेवर करते थे, एक जो वॉर के बुरे इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करते थे कि वॉर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग वॉर को इसलिए फेवर करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि अगर कोई सोल्जर वॉर में लड़ने जा रहा है तो वो अपने देश के प्रति लॉयल है, अपनी देशभक्ति को वो दिखा रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरे वॉर पोइट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वॉर जो है हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लेकर आती है, उससे किसी भी ह्यूमन बीइंग का बेनिफिट नहीं हो सकता और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के पर्सनल इंटरेस्ट्स की वजह से वॉर होती है और उसका इम्पैक्ट पूरी ऑडियंस, पूरी देश की जनता के ऊपर जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है उनके ऊपर भी पड़ता है। सो वॉर पोइट्री इस टाइम पर लिखी जा रही थी। आज हम डिस्कस करेंगे नॉवेल्स। तो इस एज में नॉवेल्स एंड पोइट्री दोनों ही पीक पर थी। बहुत सारे नॉवेलिस्ट हमारे सिलेबस में हैं और सिमिलरली बहुत सारे पोइट्स। आज के लेक्चर में नॉवेलिस्ट होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पोइट्स को डिस्कस करेंगे। सो नॉवेलिस्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आप नोट कर सकते हो। जोसेफ कॉनरेड एक नॉवलिस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस का भी नाम इंपॉर्टेंट है। एल्डोस हक्सले से भी क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। ग्रैहम ग्रीन, ई.एम. फोस्टर, एच.जी. वेल्स और रुडयार्ड किपलिंग, इतने महान राइटर्स, इतने महान नॉवलिस्ट इस एज में हैं। इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को हमें पढ़कर जाना है। इन नॉवलिस्ट ने किन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर नॉवेल्स लिखे थे? बेसिकली इस टाइम पर एक हम कह सकते हैं कि लिटरेरी टर्म बहुत पॉपुलर हुई थी, एक लिटरेरी टेक्निक बहुत पॉपुलर हुई थी, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बहुत सारे राइटर्स ने इनमें से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स लिखे थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स क्या होते हैं? इट्स अ लिटरेरी टेक्निक, एक लिटरेचर की टेक्निक है दैट एक्सप्लेन्स हाउ अ कैरेक्टर्स माइंड वर्क। किसी कैरेक्टर का माइंड कैसे काम करता है, उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं, उन थॉट्स एंड फीलिंग्स को कैप्चर करके लिटरेचर में दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपनी भी बात करें, हम एक दिन में कभी हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। सो हम अपने थॉट्स में ट्रैवल करते हैं। वो सारी चीजें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आती हैं। इसके अलावा इस टाइम पर पॉलिटिकल नॉवेल्स काफी पॉपुलर हैं। जॉर्ज ऑरवेल जैसे ऑथर्स, जेम्स जॉयस, इन्होंने पॉलिटिकल नॉवेल्स लिखे हैं। और दो टर्म्स और मैं आपको बताऊंगी,
वो है यूटोपियन नॉवेल्स एंड डिस्टोपियन नॉवेल्स। यूटोपियन नॉवेल्स कौन से होते हैं? जिसमें एक ऐसी सोसाइटी दिखाई जाए जो परफेक्ट है, जिसमें किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सुख शांति है। सो एक परफेक्ट सोशल सेटअप जो होता है वो यूटोपियन सेटअप कहलाता है। तो ऐसे नॉवेल्स जिसमें ऐसी सोसाइटीज दिखाई जाए जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, उसको हम यूटोपियन नॉवेल्स कहते हैं। और इसी के कॉन्ट्ररी, इसी के अपोजिट है डिस्टोपियन नॉवल। सो डिस्टोपियन नॉवल वो नॉवेल्स होते हैं जिसमें ऐसा सोशल सेटअप हो जहाँ पर लोग जो है संतुष्ट ना हो, खुश ना हो, जिसमें इनजस्टिस हो और सोशल प्रॉब्लम्स जिसमें बहुत सारी हों। सो उसको डिस्टोपियन नॉवेल्स कहते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी वाइज खुद को कंट्रोल नहीं किया, सो मे बी हमारी दुनिया भी एक डिस्टोपियन स्टेट में बदल जाए। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है कि कौन से ऑथर्स किस तरह के वर्क्स लिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन नॉवलिस्ट से पूछे गए पिछले सालों में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको अपना जो ये चैप्टर है किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड अगर आप कर चुके हैं तो आपकी कितनी प्रिपरेशन है, या आपको अभी और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, identify the story for which E.M. Forster wrote the libretto for its opera version। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। E.M. फोस्टर ने एक नॉवल का लिबर्टो, लिबर्टो क्या होता है? लिबर्टो होता है किसी भी म्यूजिकल चीज का, जैसे ओपेरा हो गया, उसका टेक्स्ट, यानी कि जब उसको लिखा जाता है म्यूजिकल फॉर्म में, उसको लिबर्टो कहते हैं। सो ओपेरा वर्जन उन्होंने एक नॉवल का लिखा था, वो कौन सा है? हार्ट ऑफ डार्कनेस, द मैन हु वुड बी द किंग, बिली बर्ड, या डेथ इन वेनिस। सो इन्होंने बिली बर्ड नाम के एक नॉवल का जो है ओपेरा वर्जन लिखा था, लिबर्टो लिखा था। इसके पीछे की एक छोटी सी इंसिडेंस है, आप भूलेंगे नहीं, मैं बता देती हूँ। बिली बर्ड जो है वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हरमन मेलविले का नॉवल है। एंड एक बार क्या हुआ कि जो E.M. फोस्टर हैं उन्होंने एक सिंगर को सुना, उनकी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन सुनी, जिनका नाम है बेंजामिन ब्रिटन। सो बेंजामिन ब्रिटन से इन्होंने कोलैबोरेशन किया और इन्होंने कहा कि क्या हम बिली बर्ड को ऑपरिक वर्जन में, लिबर्टो में लिख सकते हैं। सो ही सेड कि ठीक है। सो इन्होंने मिलकर ये जो बिली बर्ड है इसको म्यूजिकल फॉर्म में लिखा था, ऑपरिक वर्जन इसका लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉवल मॉरिस by E.M. Forster appeared posthumously in 1971. It had a homosexual theme, so Forster considered its subject matter too indelicate for publication during his lifetime. It was influenced by a writer who was a socialist and open homosexual. Identify the writer. सो मॉरिस जो है E.M. फोस्टर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था 1971 में, जिसमें कि होमोसेक्सुअल थीम्स हैं। और एक ऑथर को देखकर उन्होंने उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये नॉवल लिखा था। वो ऑथर कौन से हैं? ऑस्कर वाइल्ड, एडवर्ड कारपेंटर, W.H. ऑर्डन, या फिर E.F. बेंसन। सो इसका आंसर रहेगा बी, एडवर्ड कारपेंटर। एडवर्ड कारपेंटर कौन है? वो एक यूटोपियन सोशलिस्ट हैं जो एक ऐसी सोसाइटी की उम्मीद करते हैं जिसमें हर चीज परफेक्ट हो। वो एक पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, एंड उनका ऐसा माना जाता है, अगर उनको पढ़ें तो अर्ली एक्टिविस्ट थे फॉर द राइट्स ऑफ गेज के राइट्स के लिए लड़ते थे, और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते थे कि लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए। एंड एक और चीज को के वो अगेंस्ट थे, विविसेक्शन। विविसेक्शन क्या होता है? जहां पर एनिमल्स की सर्जरीज करके उनके सिस्टम को समझा जाता है। जैसे साइंटिस्ट ड्रग टेस्ट करते हैं, इसी तरह से उनकी सर्जरी के थ्रू इंसान एक्सपेरिमेंट्स करता है, ये समझने की कोशिश करता है कि बॉडी को कैसे हील किया जाए। सो वो कहते हैं कि ये बहुत गलत है। वो जानवर जो इस दुनिया में आए हैं उनको भी इक्वली जीने का राइट है, उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटो ओनली कनेक्ट इज टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैंने इसी उसमें 3 बार डाला है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स यूजीसी नेट में, सेट में, केवीएस में रिपीट हुआ है। सो इसको आपको याद रखना है। द मोटो ओनली कनेक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये एक एपिग्राफ है। कौन से नॉवल का ये एपिग्राफ है? जोसेफ कॉनरेड का नोस्ट्रोमो, रुडयार्ड किपलिंग का किम, या एच.जी. वेल्स का द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, या ई.एम. फोर्स्टर्स का होवर्ड्स एंड। सो ये आया है, ये जो एपिग्राफ है, ये जो हम फ्रेज कह सकते हैं, ये फ्रेज आया है होवर्ड्स एंड से। सो ई.एम. फोस्टर ने ये फ्रेज यूज किया है, जिसका मतलब है कि इंसान को अपने अंदर और बाहर दोनों की सिचुएशन से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो हैप्पी लाइफ जी सकता है। उसे थॉटफुल भी होना चाहिए, उसे अपने इमोशंस को भी समझना चाहिए, यानी थॉट एंड फीलिंग का बैलेंस करके चलना चाहिए, हेड एंड हर्ट का बैलेंस करना चाहिए। ये भी नहीं है कि सिर्फ इमोशनल होके आप सोचो, ये भी नहीं है कि आप सारा टाइम बस दिमाग की सुनो। वो कहते हैं कि इन दोनों चीजों को जो कनेक्ट कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, वो ही ह्यूमन बीइंग एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले डू वी सी अ रीवर्किंग ऑफ ई.एम. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया? ई.एम. फोस्टर के पैसेज टू इंडिया से किसने मोटिवेशन लिया था और एक वर्क लिखा था, और कौन सा वो वर्क है? द बर्थडे पार्टी, ए रिसाउंडिंग टिंकल, इंडियन इंक एंड अमेडियस। सो इसका आंसर रहेगा इंडियन इंक। टॉम स्टॉपवर्ड नाम के एक ऑथर हैं, जिन्होंने इस अ पैसेज टू इंडिया से इंस्पायर होकर इंडियन इंक नाम का वर्क लिखा था। द फ्रेज ओनली कनेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ई.एम. फोस्टर से एसोसिएटेड है, मैंने अभी आपको ऊपर इसकी पूरी उसका पूरा मतलब बताया। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नोट रिटन इन 1922? एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये आपको ध्यान रखना है कि 1922 में कौन सा वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। यूलिसेस बिल्कुल पब्लिश हुआ था, जैकोब्स रूम भी इसी साल में पब्लिश हुआ था, एरन्स रोड एंड अ पैसेज टू इंडिया। इसका आंसर रहेगा पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया 1924 में पब्लिश हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको डिटेल में करके जाना है पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट है, ए रिमार्केबल नॉवलिस्ट ऑफ द इंग्लिश मॉडर्निस्ट फेज हु रोट अ शॉर्ट बुक ऑन व्हाट the novel is and why it matters remarked, oh dear yes the novel tells a story, identify the novelist। इस पूरे क्वेश्चन का एक सिंपल सा मतलब है, किसके अकॉर्डिंग नॉवल की ये डेफिनेशन है? oh dear yes the novel tells a story, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ई.एम. फोस्टर या डी.एच. लॉरेंस। सो ई.एम. फोस्टर ने ये बात कही थी, ई.एम. फोस्टर के ने ये कोटेशन कही थी, oh dear yes the novel tells a story। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर विजन वॉज ऑफ सेवरल केव्स, शी सॉ herself in one and she was also outside it watching its entrance for Aziz to pass in. She failed to locate him. It was the doubt that had often visited her, but solid and attractive like the hills. I am not, speech was more difficult than vision, I am not quite sure। So ये एक कोटेशन है पैसेज टू इंडिया से, और इसमें क्वेश्चन पूछा है, द above extract from a passage to India is about Adela's cave experience। सो जो अडेला है, अजीज है और मिसेस मूर, ये तीनों जो है केव्स को देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। वहां पर अडेला को ये एक्सपीरियंस होता है जहां पर वो गुम हो जाती है, अलग से रह जाती है, एंड उसको ऐसा लगता है कि उसे किसी ने ह्यूमिलिएट किया। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस के लिए उसे कौन क्वेश्चन कर रहा है? हु इज क्वेश्चनिंग अडेला? कौन क्वेश्चनिंग कर रहा है? जब वो कंप्लेन करने पुलिस के पास जाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एंड उसको शक है कि अजीज इसमें इन्वॉल्व है, बल्कि जबकि अगर आपने नॉवल पढ़ा है या इसकी समरी पढ़ी है तो आपको पता होगी अजीज इन्वॉल्व नहीं था। उनके लिए यहाँ का एनवायरनमेंट अलग था। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहे थे मिस्टर मैकब्रिड। मैकब्रिड कौन है? वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, चंद्रपुर नाम की जगह पर इसकी सेटिंग है नॉवल की। सो चंद्रपुर के सुपरिटेंडेंट हैं, वो अडेला से ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। Who among the following modern writers is associated with the quote only connect? only connect बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है, इसीलिए बार बार मैंने इसको मेंशन किया है। अलग अलग एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। सो देखो किस तरह से अलग अलग तरह से वो सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ई.एम. फोस्टर ओनली कनेक्ट के साथ कनेक्टेड हैं, और हार्वर्ड्स एंड से नाम के नॉवल से ये जो कोटेशन है, ये एपिग्राफ है, ये आया है।
Where Angels Fear to Tread is a novel by. So Where Angels Free to Tread किसका नॉवल है? वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर, D.H. लॉरेंस या जेम्स जॉयस. सो ये जो नॉवल है ये E.M. फोस्टर का है. ये जो टाइटल है नॉवल का, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है. ये टाइटल अलेक्जेंडर पोप की एक पोयम से लिया गया है. एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म नाम की एक पोयम है उनकी, वहां से लिया गया है. और इसका मतलब क्या है? फूल्स ट्रेड वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. सो जो फूल्स हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, वो वहां जाते हैं जहां एंजल्स जाने से भी डरते हैं. वो ऐसी जगहों पर घूमते हैं. इस लाइन से प्रेस होकर ये नॉवल जो है E.M. फोस्टर ने लिखा था. Which novel by Joseph Conrad presents a young captain who, like Coleridge's Ancient Mariner, is haunted by the vision of a ship drifting in calm and swinging in light airs, with all the crew dying slowly about her decks, and who feels the sickness of my soul, the weight of my sins, my sense of unworthiness. So S.T. कॉलरिज का एंशियंट मैरिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. हमने रोमांटिक एज में देखा था एंशियंट मैरिनर. उसी के जैसा जोसेफ कॉनरेड ने भी एक नॉवल में एक कैरेक्टर अपीयर किया है. जैसे एंशियंट मैरिनर में मैरिनर को वो सारी चीजें दिखाई देती है. तो वो कौन सा जो है नॉवल है? अंडर वेस्टर्न आइज, द शेडो लाइन, या विक्ट्री, या द रेस्क्यू? इसका आंसर रहेगा द शेडो लाइन. सो शेडो लाइन के रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताती हूँ. जोसेफ कॉनरेड का तो ये नॉवल है ही. द शेडो लाइन्स के नाम से इंडिया में अमिताभ घोष ने भी एक नॉवल लिखा है. सेम टाइटल है उनका, बट स्टोरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है. और जोसेफ कॉनरेड ने तो ये खुद के ही एक्सपीरियंसेस जो उनके समुद्री यात्राओं के दौरान रहे हैं उनके बेसिस पर शेडो लाइन लिखा है. और अमिताभ घोष की जो स्टोरी लाइन है वो इस स्टोरी लाइन से काफी डिफरेंट है, बट नेम सेम है. सिर्फ उनके टाइटल में एक एस ऐड हो जाता है लाइन के साथ. Conrad's Heart of Darkness presents two conflicting discourses present in his own culture. Identify the two discourses from the following. Heart of Darkness is very important novel of Joseph Conrad. इसके अलावा लॉर्ड जिम भी एक important novel है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़कर जाने चाहिए. उनकी समरीज देखनी चाहिए, बैकग्राउंड देखना चाहिए. सो हार्ट ऑफ डार्कनेस में थीम क्या है? बेसिकली उन्होंने ये पूछा है कि अपने ही कल्चर के बारे में उन्होंने दो कन्फ्लिक्टिंग डिस्कोर्सेस लिखे हैं जिसके अगेंस्ट जो जोसेफ कॉनरेड हैं, वो खुद एक इंग्लिश इंसान थे, ब्रिटिशर थे एक, बट फिर भी उनको ब्रिटिशर्स की कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती थी. वो क्या हैं? सो इसका आंसर रहेगा सी, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड यूरोसेंट्रिज्म. एंटी कॉलोनियलिज्म मतलब जो कॉलोनाइजेशन यूरोप में चल रहा था, यूरोप की बाकी कंट्रीज भी कर रही थी और इंग्लैंड भी कर रहा था, उसके कितने बुरे इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, उसके बारे में ये नॉवल है. एंड यूरोसेंट्रिसिज्म या सेंट्रिज्म, यूरोसेंट्रिज्म का मतलब है कि जो यूरोप है उसकी मैक्सिमम कंट्रीज को ये लगता था कि उनका कल्चर जो है वो सुप्रीम है और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता, ऐसा उनका बिलीफ था. सो इस दोनों थीम्स के अगेंस्ट, कॉलोनियलिज्म एंड यूरोसेंट्रिज्म के अगेंस्ट उन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस में दिखाया है. कूट्स का कैरेक्टर दिखाया है और कॉलोनियल लोग जो हैं किस तरह से कॉलोनाइज लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ब्लैक कह के उनका मजाक उड़ाते हैं. वो सारी चीजें हमें इस नॉवल में मिलती हैं. वेयर डज कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस बिगिन? ओपनिंग पूछी है, किस तरह से ओपन होता है, कहाँ पर होता है, क्या सेटिंग है? द कोंगो, द थेम्स, बेल्जियम या फिर द एटलांटिक? सो कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो ओपन होता है द थेम्स रिवर के ऊपर. एंड जो मार्लो है वो एक शिप पर है थेम्स रिवर में, एंड वो अपने साथी लोगों को, जो उसके शिप पर लोग हैं, उसको अपने एक्सपीरियंसेस नरेट कर रहा है कि कैसे वो जब कॉन्गो रिवर के थ्रू अफ्रीका गया था, उसके वहां पर कैसे एक्सपीरियंसेस थे. वहीं पे वो कॉलोनाइजेशन के बैड इम्पैक्ट्स जो है वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा है. In which of the following novels by Conrad do the Gold couple and Decaud appear as characters with Costa Guana as the
सेटिंग। सो ये कॉनरेड का एक नॉवल है, ये हमें ढूंढना है। विक्ट्री अंडर वेस्टर्न आइज, नोस्ट्रोमो द नीगर ऑफ द नार्सिसियस। सो इसका आंसर रहेगा सी, नोस्ट्रोमो में ये कैरेक्टर्स और ये सेटिंग दिखाई देती है। अफ्रीका की ये सेटिंग है और इमेजिनरी सेटिंग है, इमेजिनरी जगह जो है उन्होंने सोची है कोस्टा गुआना, बट जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का कल्चर है, वो एक्चुअल में जो अफ्रीका का कल्चर है वो ही उन्होंने दिखाया है, बट ये एक इमेजिनरी जगह है, एक्चुअल में ऐसे नाम की कोई जगह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जोसेफ कॉनरेड इज सेट इन मलाय? सो जोसेफ कॉनरेड के नॉवेल्स की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मलाय में कौन सा नॉवल सेट है? निगर ऑफ द नार्सिसियस, लॉर्ड जिम, नोस्ट्रोमो या डार्क ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस? हार्ट ऑफ नहीं, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड जिम। लॉर्ड जिम जो है वो मलाय में सेट है। हु नरेट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस? सो क्या कोई कैप्टन है या डायरेक्टर ऑफ कंपनीज, कूट्स या मार्लो? सो हार्ट ऑफ डार्कनेस के दो नरेटर हैं। इनिशियली एक अननेम्ड मैन है जो कहानी शुरू करता है, बट पूरे नॉवल की जो कहानी है वो मार्लो, जो हमारा हीरो है इस बुक का, वो इसको जो है एक्सप्लेन करता है, जो नरेटर है। All fiction for me is a kind of magic or trickery, a confidence trick. The statement has been made by Angus Wilson, Anthony Powell, जॉन फाउल्स या जॉर्ज ऑरवेल? सो इसका जो आंसर रहेगा एंगस विल्सन। एंगस विल्सन कौन है? एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो कोटेशन इन्होंने बोली है इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इन पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। जॉर्ज ऑरवेल प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू एड इन क्योरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज द फाइनल रूल? सो जॉर्ज ऑरवेल ने ये ऐसे लिखा है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, जहां पर जो राइटर्स को उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं कि जब आप कुछ लिख रहे हैं, प्रोज में लिख रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप पॉलिटिकल लैंग्वेज लिख रहे हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो हमें ये देखना है कि फाइनल रूल क्या है। 6 रूल उन्होंने बताए हैं, उनमें से जो लास्ट रूल है वो क्या है? नेवर यूज अ मेटाफर, सिमिली और अदर फिगर ऑफ स्पीच विच यू आर यूज टू सीइंग इन प्रिंट। कि आपको आपने कहीं पर भी कोई ऐसा फ्रेज देख लिया जो आपको अट्रैक्ट कर गया, आपको ऐसे ही कोई भी सिमिली या मेटाफर यूज नहीं करना चाहिए, जिससे ज्यादातर जो लोग हैं वो रूबरू ना हो, जिनका उनको पता ना हो, तो आपकी जो राइटिंग है वो यूजलेस हो जाएगी। सो ये एक रूल है, बट ये लास्ट रूल नहीं है। नेवर यूज अ लॉन्ग वर्ड वेयर अ शॉर्ट वन विल डू। जहां पर छोटे शब्दों से काम चलता है वहां पर बहुत लंबे शब्द यूज नहीं करने चाहिए राइटर को। ये भी लास्ट नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, ऑलवेज कट इट आउट। सो लंबे वर्ड्स, बड़े वर्ड्स को अगर छोटा करके यूज किया जा सकता है तो आप उनको यूज करें। डी ऑप्शन है, ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बारबेरियस। ये इनका 6th रूल है। लास्ट जो रूल इन्होंने बताया था, ये कहते हैं कि मेरे बताए हुए रूल्स की बेइज्जती या उनको उनके बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले आप इन रूल्स को तोड़ दें, बट मेरे रूल्स को आप कुछ गलत ना बोलें। ठीक है, सो दैट इज द 6th रूल। In his well-known essay Politics and the English Language, George Orwell provides representative examples of what common faults, कौन से कॉमन फॉल्ट्स जो हैं राइटर्स में दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा ए, स्टेलनेस ऑफ इमेजरी एंड लैक ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी। सो वो कहते हैं कि जो राइटर्स हैं जो गलतियां करते हैं उसमें स्टेलनेस ऑफ इमेजरी, यानी कि कुछ भी कहीं भी देखा और उसको अपने वर्क्स में डाल दिया, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और अगर ऑथेंटिसिटी है तो एक्यूरेसी उनको नहीं पता होती। सो दिस विल बी द आंसर। Years before Winston Smith, the protagonist of George Orwell's dystopian novel 1984, got an evidence of the party's dishonesty. What is it? 1984 बहुत ही सुंदर सा एक नॉवल है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। बहुत ही प्यारा सा है, जिससे कि हम लोग आजकल सलमान खान का वो शो देखते हैं बिग बॉस, उसका भी जन्म वहीं से हुआ है, क्योंकि इसमें एक लाइन बार बार आती है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू।
सो बिग ब्रदर नाम से यूएस में एक एपिसोड चलता है, इंडिया वालों ने उसको कॉपी करके बिग बॉस बनाया है। सो इसकी समरी आप पढ़ के जाना। सो विंस्टन स्मिथ हमारा हीरो है, इसमें प्रोटैगनिस्ट है, और वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, बट वो रिवोल्ट करना चाहता है एंड वो सबूत ढूंढ रहा है कि मैं किस तरह से लोगों को ये बताऊं कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है। सो उसमें उसे एक एविडेंस मिलता है पार्टी की डिसऑनेस्टी का। वो क्या प्रूफ मिलता है उसको? इसका आंसर है सी, ए फोटोग्राफ विच प्रूव्स दैट सम सिटीजन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम वाज आउट ऑफ द कंट्री व्हाइल इट वाज कमिटेड। सो अगर आपने उस नॉवल को देखा है तो उसमें क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो और जो जनता है उसको झूठ बोल बोल कर पागल बनाती रहती है। सो पॉलिटिकल नॉवल है ये, एक सिचुएशन दिखाई गई है कि अगर हमने आज भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंट्रोल नहीं किया तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसी इस नॉवल में है। सो इसमें क्या होता है कि वो हिस्ट्री को रीराइट करते हैं और जो दिखाना चाहते हैं लोगों को वही हिस्ट्री में लिखते हैं। इसी तरह से उन्होंने कुछ सिटीजन्स के ऊपर अक्यूज किया था, वो सिटीजन एक्चुअल में उस क्राइम के दिन है ही नहीं थे, बट फिर भी गवर्नमेंट ने उनको अक्यूज किया उस क्राइम के लिए। सो ये सबूत उनको उसको मिल गया था, विंस्टन स्मिथ को। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज एन ऐसे बाय, ये जो ऐसे है किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। इंपॉर्टेंट ऐसे है गाइस, इससे काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेना। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस वही 6 रूल्स हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अबाउट अ डिस्टोपिया? डिस्टोपिया कौन सा जो नॉवल है इन चारों में से डिस्टोपियन नॉवल नहीं है? मैंने ऑलरेडी आपको डिस्टोपिया की डेफिनेशन बताई है, ऐसा सोशल सेटअप जहां पर बहुत सारी सफरिंग्स हो, इनजस्टिस हो और लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन ना हो। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एक डिस्टोपियन नॉवल है, इसमें डेफिनेटली फ्यूचर में एक ऐसी सिचुएशन दिखाई है। एल्डोस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसमें दिखाया कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो आपको हार्म कर सकती है इन फ्यूचर। विलियम गोल्डिंग्स का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी एक डिस्टोपियन नॉवल है, पॉलिटिकल डिस्टोपियन नॉवल है। आर एम बेलिंगटन्स द कोरल आइलैंड, ये नॉवल जो है ये एक डिस्टोपियन नॉवल नहीं है, ये 3 लड़कों के एडवेंचर की कहानी है कि किस तरह से उनका शिपरेक हो जाता है और वो तीनों ही सरवाइव करते हैं। Where I lacked a political purpose, I wrote lifeless books. To which of the following authors can we attribute the above admission? किसने ये बात कही है कि जहां मेरी राइटिंग्स में पॉलिटिकल पर्पस नहीं होता वहां पर जो मेरी बुक्स हैं वो लाइफलेस हो जाती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती। ये लाइंस कही थी जॉर्ज ऑरवेल ने, वो पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर लिखते थे, पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिव्यूड इन जॉर्ज ऑरवेल्स ऐसे इनसाइड द वेल? ये इनसाइड द वेल एक नॉवल है, इसके ऊपर एक ऐसे लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने, ठीक है। सो हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जेम्स जॉयसेस यूलिसेस, डी.एच. लॉरेंसेस लेडी चैटरलेज लवर, एनियाज नीन्स डेल्टा ऑफ वेनिस। इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका आंसर रहेगा। यानी कि इस नॉवल को इन्होंने इस ऐसे में रिव्यू किया है। सो हेनरी मिलर एंड जॉर्ज ऑरवेल मिले थे एक बार, इन्होंने इकट्ठे डिनर किया जब जॉर्ज ऑरवेल स्पेनिश लड़ाई में लड़ने के लिए जा रहे थे, तब इनकी दोस्ती हेनरी मिलर से हुई थी, तो इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा और इसी के यूं समझ लो कि एनालिसिस या क्रिटिसिज्म इस ऐसे में मिलता है इनसाइड द वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अबाउट अ डिस्टोपिया? तो कौन सा नॉवल जो है वो डिस्टोपिया नहीं है? ये दोबारा से लिख दिया मैंने क्वेश्चन गलती से। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ देम विच इज नॉट ट्रू। कौन सी लाइन जो है वो ट्रू नहीं है? रुडयार्ड किपलिंग डाइड इन द ईयर 1936, ये बिल्कुल सही है। He was born in India but schooled in England. रुडयार्ड किपलिंग का जन्म जो है वो डेफिनेटली इंडिया में हुआ था और उनकी स्कूलिंग इंग्लैंड में हुई थी। He returned to India as a पुलिस कांस्टेबल, ये गलत है, वो पुलिस कांस्टेबल बनकर नहीं आए थे,
ही इज द ऑथर ऑफ जंगल बुक एंड बैरक रूम बैलेट्स। सो जंगल बुक भी उन्होंने लिखा है, बैरक रूम बैलेट्स भी लिखा है। बैरक रूम बैलेट्स क्या है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि विक्टोरियन टाइम पर सेट हैं एंड जिसमें ब्रिटिश आर्मी का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी इनकी डिफरेंट पोएम्स को भी इन्होंने ऐड करा है इस कलेक्शन में। ब्रदर टू अ प्रिंस एंड फेलो टू अ बेगर इफ ही बी फाउंड वर्दी, दिस इज द एपिग्राफ टू। कहाँ से ये लाइन्स आई हैं? टी.एस. एलियट का होलो मैन, किपलिंग का द मैन हु वुड बी द किंग, जॉर्ज एलियट का सिलास मार्नर एंड ई.एम. फोस्टर का होवर्ड्स एंड। सो ये आई हैं किपलिंग के, किपलिंग की, रुडयार्ड किपलिंग की द मैन हु वुड बी द किंग से ये लाइन्स आई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या नहीं लिखा है? जस्ट सो स्टोरीज लिखा है। पक ऑफ बुक्स हिल, ये उसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम है, पक ऑफ बुक्स हिल। द सीक्रेट गार्डन जो है ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये लिखा है फ्रांसिस हॉडगन बर्नेट ने। ये एक चिल्ड्रन नॉवल है द सीक्रेट गार्डन। एंड रिवॉर्ड्स एंड फ्योरीज, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है रुडयार्ड किपलिंग की। द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम makes an appearance in the novel. Leopold Bloom, very very important character from a very very important novel. वैसे तो ये चारों ही नॉवेल्स तीनों नॉवेल्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इनकी समरी आपको डेफिनेटली देख के जानी है। द साउंड एंड द फरी, यूलिसिस टू द लाइट हाउस, द यूरोपियंस। सो जो लियोपोल्ड ब्लूम है वो आता है यूलिसिस में, बी विल बी द आंसर। जेम्स जॉयसेस एग्जाइल्स इज ए, क्या है एग्जाइल्स? एग्जाइल्स एक प्ले है जो जेम्स जॉयस ने लिखा है, वैसे वो एक नॉवलिस्ट हैं बट ये प्ले भी लिखा है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड बाय जेम्स जॉयस इन 1914? जेम्स जॉयस माने जाते हैं इस चीज के लिए। जेम्स जॉयस कौन है? एक आयरिश ऑथर हैं और आयरलैंड में ही एक जगह है डबलिन। सो डबलिन के नाम पर ही इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम लिखा है जो इन्होंने 1914 में पब्लिश की थी, जिसका नाम है डबलिनर्स। Which novel did James Joyce call the English Ulysses? जेम्स जॉयस ने एक नॉवल की तारीफ में लिखा है कि ये इंग्लिश यूलिसिस है। यूलिसिस एक ग्रीक वर्क है जिसको एक हम ये कह सकते हैं कि क्लासिक वर्क कहा जाता है। सो किस वर्क को जेम्स जॉयस ने इंग्लिश यूलिसिस कहा है? उन्होंने डेनियल डीफो के रॉबिन्सन क्रूसो को ये कहा है द इंग्लिश यूलिसिस। बहुत ही सुंदर नॉवल है, अगेन 1984 की तरह मेरा भी फेवरेट है। द लास्ट वर्ड इन जेम्स जॉयसेस फिनिगन्स वेक इज। अब ये कोटेशन से हम कह सकते हैं ओपनिंग एंडिंग से क्वेश्चंस आते हैं जेम्स जॉयस से। सो फिनिगन वेक्स जो है वो एंड होता है द वर्ड से। व्हाट इज द फाइनल वर्ड इन जॉयसेस यूलिसिस? यूलिसिस का जो फाइनल वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो क्या है? वो है यस। When was the English ban on James Joyce's Ulysses lifted? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। वैसे तो जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है वो बहुत पॉपुलर नॉवल है, बट जब इन्होंने ये पब्लिश किया था, पहले इन्होंने सीरियली पब्लिश किया था। सीरियली क्या होता है? जैसे हम सीरियल्स देखते हैं कि आधी कहानियां आज हो गई, फिर अगली दिन, फिर अगले दिन चैप्टर्स में, इसी तरह से मैगजीन में ये सीरियली पब्लिश हुआ था। बट जब ये 1922 में एक साथ पब्लिश हुआ तो इसको बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। आयरलैंड में, इंग्लैंड में, यूएस में लोगों ने इस बुक को जला दिया। तो क्यों जला दिया? क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल कंटेंट था। इसके अलावा इसमें जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है उसको सही से ट्रीट नहीं किया गया था, और जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका डिस्क्रिप्शन एक वाजिब तरीके से इन्होंने नहीं दिया, तो इसकी वजह से लोगों ने इसको जला दिया था और इसके ऊपर बैन लग गया था 1929 में ही। एंड इसका जो बैन है 1936 में खुला था। सी विल बी द आंसर। 1936 में एक जज ने फिर इस नॉवल को पढ़ा एंड उन्होंने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जेम्स जॉयस के यूलिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें ब्लूम्स डे करके एक दिन आयरलैंड में मनाया जाता है जो कि इस नॉवल से इंस्पायर्ड है। आज भी लोग वहाँ के ब्लूम्स डे मनाते हैं। 16 जून को ब्लूम्स डे होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस्ड यूलिसिस एज अ मिसफायर? किसने यूलिसिस को मिसफायर कहा है? मिसफायर कहा है वर्जीनिया वुल्फ ने। वो कहते हैं कि
इट हैड एलिमेंट्स ऑफ जीनियस। वो कहते हैं कि एक जीनियस तो है ये वर्क, बट दे वर यूज्ड इनकरेक्टली। सो जो एलिमेंट्स इसमें हैं उसको सही से यूज नहीं किया है जेम्स जॉयस ने, इसीलिए एक मिसफायर है। Why does Father Dolan punish Stephen with the Pandybat in Joyce's Portrait of the Artist as a Young Man? So ये भी जेम्स जॉयस का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। एक यूलिसिस, एक पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, ये दोनों नॉवेल्स जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इसमें फादर डोलन है, फादर डोलन जैसे पादरी होते हैं, और स्टीफन डिडालस हमारा मेन कैरेक्टर है। तो उसको पनिशमेंट मिलती है। पैंडीबेट क्या होता है, जैसे पट्टा होता है या छड़ी होती है, इंडिया में छड़ी से पिटाई होती है, वहां पैंडीबेट नाम से ऐसे एक बेल्ट की तरह पट्टा होता है जिससे पिटाई होती है। सो क्यों स्टीफन की पिटाई होती है, इसका जो आंसर है, इसकी अगर आपने कहानी पढ़ी होती या पढ़ी है तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। इसका आंसर रहेगा बी, स्टीफन इज नॉट डूइंग हिज वर्क बिकॉज हिज ग्लासेस आर ब्रोकन। तो क्लास चल रही होती है और फादर डोलन वहां पर आते हैं। वो अक्यूज करते हैं स्टीफन को कि तुम वेलापंती कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, आलस फैला रहे हो। तो वो उसकी पिटाई करते हैं, बट स्टीफन के पास एक वैलिड रीजन होता है काम नहीं करने का। उसकी पिछले दिन ही किसी से टक्कर हुई होती है एंड उसका चश्मा गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से उसको बोर्ड पर या आसपास कुछ बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता, बड़ी बड़ी चीजें भी उसे छोटी छोटी दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसको एक्सक्यूज दिया जाता है कि जब तक तुम्हारा नया चश्मा नहीं आता इट्स ओके। बट जो फादर डोलन है उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। A book that faithfully renders a young man's confused images of love and rejection is। सो एक यंग मैन की कंफ्यूज्ड स्टेट दिखाई है लव एंड रिजेक्शन के लिए। इसका आंसर है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन। सो इसमें स्टीफन डिडालस की कहानी है, किस तरह से उसको लाइफ में मल्टीपल चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। स्टीफन डिडालस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एसोसिएटेड विद। स्टीफन डिडालस जो है वो 2 नॉवेल्स में अपीयर होता है जेम्स जॉयस के। वो कौन से हैं? एक तो हमने अभी देखा ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, उसके अलावा यूलिसिस में भी सेम कैरेक्टर है स्टीफन डिडालस। सो 1 and 3 will be the answer and D will be the answer। मोली ब्लूम इज अ कैरेक्टर इन जेम्स जॉयस। मोली ब्लूम किस में आती है? ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, डबलिनर्स, यूलिसिस या एग्जाइल्स। सो मोली ब्लूम आती है यूलिसिस में। यूलिसिस के सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सो यूलिसिस जो है इंग्लिश नेम है ओडिसी के लिए। ओडिसी, होमर का ओडिसी, उसी कहानी के ऊपर बेस करके, उसी के कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके जेम्स जॉयस ने ये नॉवल लिखा है यूलिसिस। The preliminary version of James Joyce's Portrait of the Artist as Young Man was called। पहले इस नॉवल का क्या नाम था? इस नॉवल को कहा जाता था स्टीफन हीरो। स्टीफन हीरो ए। Which of the following employs a narrative structure in which the main action is relayed at second hand through an enclosing frame story? अब फ्रेम स्टोरी क्या होता है? फ्रेम स्टोरी होती है कि एक आउटर स्टोरी होती है किसी किसी कहानी में, एंड उसी स्टोरी के अंदर एक कहानी या मल्टीपल कहानियां बताई जाती है। जैसे अगर आपने जॉफरी चौसर का कैंटरबरी टेल्स पढ़ा है, उसमें जॉफरी चौसर ने चौसर नाम का एक कैरेक्टर दिखाया है जो कि एक यात्रा पर जा रहा है ना, और उस यात्रा में उसको मल्टीपल लोग मिलते हैं और मल्टीपल लोग मल्टीपल कहानियां सुनाते हैं। सो फ्रेम स्टोरी है चौसर जो श्राइन के दर्शन करने जा रहा है ना, तो उस यात्रा को हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रेम स्टोरी है, और उसके अंदर जो मल्टीपल कहानियां हैं वो इंटरनल स्टोरीज हैं। सो ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें एक फ्रेम स्टोरी है एंड मल्टीपल स्टोरी, एक और स्टोरी है? सन्स एंड लवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, यूलिसिस में भी नहीं है, द पावर एंड द ग्लोरी में भी नहीं है। उसमें मल्टीपल लोगों की, कैरेक्टर्स की कहानियां हैं, बट इसमें एक ही स्टोरी चलती है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में ऐसा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो मेन कहानी चल रही है वो मार्लो की चल रही है, मार्लो बता रहा है, फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक अलग स्टोरी बताता है, एंड उसके जो को फेलोज हैं वहां से कहानी शुरू होती है। सो डी विल बी द आंसर। लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसिस इज। लियोपोल्ड ब्लूम का क्या प्रोफेशन है? एक ग्रेट वॉर वेटरन है,
कि क्या उसने लड़ाई की थी, डबलिन वो बार ऑनर है, या फिर एक जूइश एडवर्टाइजिंग एजेंट है, या फिर आयरिश नेशनलिस्ट है। सो वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंट है, न्यूज एजेंसी में वो काम करता है। मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। नॉवेल्स को कैरेक्टर्स के साथ हमें मैच करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये। यूलिसेस जो है, यूलिसेस में है मॉली ब्लूम, एंड पैसेज टू इंडिया में है मिसेस मूर एंड अजीज की दोस्ती होती है। टू द लाइट हाउस में है लिली ब्रिस्को, लिली ब्रिस्को एक पेंटर है इसमें। एंड विमेन इन लव में है जेराल्ड क्रिश। सो कैरेक्टर्स हम इस तरह से मैच करेंगे। द वेरी लास्ट पैसेज ऑफ द नॉवल इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नॉवल। लास्ट लाइन्स हमें पता चल रही हैं नॉवल की, वहां से हमें नॉवल को आइडेंटिफाई करना है। वेलकम ओ लाइफ, आई गॉट go to encounter for the millionth time the reality of experience, and to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. April 27, old father, old artificer, स्टैंड मी नाउ एंड एवर इन गुड स्टेड। सो ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये जो लाइन्स हैं, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन से ली गई हैं। बी विल बी द आंसर। एग्जाम्पल्स ऑफ पोएटिक कंपाउंडिंग आर फाउंड इन द वर्क्स ऑफ विच टू मॉडर्निस्ट राइटर्स? पोएटिक कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग एक टर्म है, कंपाउंडिंग यूज होता है जहां पर दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाए। सो पोएट्स को अक्सर ये आदत होती है कि वो दो वर्ड्स को जोड़कर अपनी रिदम को बिठाने के लिए नए वर्ड्स बनाते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। सो पोएटिक कंपाउंडिंग हमें कौन से ऑथर्स में दिखाई देती है? हमें पोएटिक कंपाउंडिंग दिखाई देती है जेम्स जॉयस में। जेम्स जॉयस भी ऐसा करते हैं, एंड जीएम होपकिंस। जीएम होपकिंस जो हैं एक रिलीजियस पोइट हैं। इन दोनों के वर्क्स में हमें पोएटिक कंपाउंडिंग दिखाई देती है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। ये थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, बट अगर आप सिमिट्री में करोगे चीज़ों को, जैसे हम अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को नोट्स ही इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि उनको क्रोनोलॉजी याद ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली क्रोनोलॉजी में होते हैं, तो हमारा माइंड जैसे जैसे जिस सीरीज में पढ़ता है वो याद हो जाती है। सो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। 47th में सबसे पहले होता है सन्स एंड लवर्स, फिर उसके बाद है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के ये वर्क्स हैं, तो अगर हमें एग्जैक्ट ईयर पता है तभी हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नहीं तो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, आप इसको छोड़ के भी आ सकते हो। बहुत ही वियर्ड तुक्का मत लगाना। उसके बाद है क्रोम येलो, एंड फिर है मिसेस डैलोवे। In which novel of Virginia Woolf does a painter in the act of painting actually figure as a character? वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवल में पेंटर है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। टू द लाइट हाउस में एक पेंटर है लिली ब्रिस्को, सो डी विल बी द आंसर। टू द लाइट हाउस, मिसेस डैलोवे, रूम ऑफ वन जोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वर्जीनिया वुल्फ के जो हमें पता होने चाहिए। टू द लाइट हाउस की बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी उसकी स्टोरी लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके पार्ट्स का जो डिवीजन है, जो नॉवल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उसके नेम्स को क्रोनोलॉजिकली याद करना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस हैज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, द 3 पार्ट्स आर नेम्ड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्राइपार्टाइट क्या होता है? जिसमें 3 सेक्शन हो। सो ये जो 3 पार्ट्स में हैं वो कौन से पार्ट्स हैं, एंड उसमें से चौथा जो है वो जो गलत है उसको ढूंढना है। सो द स्काई, ए विल बी द आंसर। तो पहला पार्ट है द विंडो, इससे कहानी शुरू होती है। एक विंडो के थ्रू जो हमारा मिस्टर रामसे का बेटा है वो देख रहा होता है लाइट हाउस को, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, फिर कहानी रुक जाती है। टाइम पासेस इज द सेकंड सेक्शन, एंड थर्ड है टू द लाइट हाउस, जिससे टाइटल है द लाइट हाउस। कैसे जो मिस्टर रामसे हैं अपनी वाइफ की डेथ के बाद अपने बच्चों के साथ लाइट हाउस को विजिट करने जाते हैं। सो इसको क्रोनोलॉजी में याद रखना, इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway? मिसेस डैलोवे अगेन एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है। सो कौन सी लाइंस हैं जो शेक्सपियर से ली गई हैं और बार बार जो मिसेस डैलोवे हैं वो अपने मन में उसको रिपीट करती रहती हैं? सो वो लाइंस हैं, फियर नो मोर,
द हीट ऑफ द सन, नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस। सो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के सिम्बलिन नाम के प्ले से उठाई गई है। एंड इसका मतलब क्या है कि डेथ जो है, देखो उन्होंने कहा है कि फियर नो मोर द हीट ऑफ सन, कि सन की जो हीट है उससे हमें डरना नहीं चाहिए, विंटर का जो फ्यूरियसनेस है उससे भी हमें जो है गुस्सा नहीं होना चाहिए, उससे भी हमें डरना नहीं चाहिए। सो ये एक तरह से सिंबल है, वो इसमें कहना चाहते हैं कि जो डेथ है उससे फियर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एक रिलीफ समझना चाहिए लाइफ के स्ट्रगल से। सो जो वर्जीनिया वुल्फ की कैरेक्टर है मिसेस डैलोवे, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है एंड वो इस तरह से देखती हैं डेथ को। तो इसीलिए वो उसके मन में ये बार बार आता है कि मुझे डेथ से डरना नहीं है, मैं डेथ से डरती नहीं हूँ, बट शी वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस द डेथ, वो डेथ को एम्ब्रेस करना चाहती है। जब उसे पता चलता है कि सेप्टिमस वार्नर जो है उसने एक कैरेक्टर होता है इसमें कहानी में कि उसने जो है सुसाइड कर लिया है, तो इसको दुख नहीं होता, इसको रिलीफ मिलता है, इसको लगता है कि वो कितना करेजियस था कि उसने ऐसा किया। उसे खुशी होती है कि कोई तो अपनी लाइफ की मिजरी से जो है आजाद हो गया। शेल इज अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवल, कौन से नॉवल में वर्जीनिया वुल्फ के ये कैरेक्टर है? शेल। ओरलैंडो में ये कैरेक्टर है। सो कैरेक्टर्स आप देख के जाना। ऑन और अबाउट दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज्ड। सो वर्जीनिया वुल्फ ने ये लाइन कही थी मॉडर्न एज के शुरुआत के लिए कि 1910 में ह्यूमन कैरेक्टर बदला। ए मोर असर्टिव डेक्लेरेशन, इसी तरह की एक डेक्लेरेशन की थी किसी और ऑथर ने। इट वॉज इन 1915 द ओल्ड वर्ल्ड एंडेड, कि जो पुराना दुनिया है वो खत्म हो गई और एक नई दुनिया की शुरुआत हुई 1915 में। वॉज मेड बाय अ नॉवलिस्ट इन वन ऑफ हिज हर नॉवेल्स, picking a date of far more historical moment, the point when an entire culture tradition seemed to end in war. Name the novelist and the novel. So जब वॉर के साथ वॉर शुरू हुई, जब एक नए तरह का कल्चर शुरू हुआ, उसके लिए किस ऑथर ने ये लाइंस अपने नॉवल में लिखी थी? D.H. लॉरेंस ने कैंगरू नाम के नॉवल में ये लाइंस लिखी थी। इट वॉज इन 1915 द ओल्ड वर्ल्ड एंडेड। सो जब हम ये कहते हैं कि मॉडर्न एज 1901 में शुरू हुई, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ये तो हिस्ट्री बुक्स में हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑथर्स ने इसको डाल दिया है। बट जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने 1910 में इस चीज को समझा, D.H. लॉरेंस ने 1915 में समझा। तो ये एक इमेजिनरी हम ये कह सकते हैं कि बाउंड्री होती है जो हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम तक का जो पीरियड है वो एक जैसा है, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें नॉवेल्स और लास्ट लाइंस को मैच करना है। इंपॉर्टेंट लाइंस लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, आपको इसको ध्यान रखना है। सो सबसे पहले है लॉर्ड जिम। लॉर्ड जिम की जो लास्ट लाइन है वो है 3, ही फील्स इट हिमसेल्फ एंड सेज ऑफन दैट ही इज प्रिपेयरिंग टू लीव ऑल दिस, प्रिपेयरिंग टू लीव। सो लॉर्ड जिम की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको पढ़नी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस की लास्ट लाइन काफी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इट वॉज डन, इट वॉज फिनिश्ड, यस शी थॉट, laying down her brush in extreme fatigue, I have had my vision. So I have had my vision इसकी लास्ट लाइन है। सो जब लिली ब्रिस्को जो है वो पेंटिंग बना नहीं पाती सालों तक, तो लास्ट में जब वो उस पेंटिंग को दोबारा से बनाती है, जब मिस्टर राम से अपने बच्चों के साथ लाइट हाउस घूमने जा रहे होते हैं, ये पेंटिंग पे फिर से काम करती है। जैसे ही वो लाइट हाउस पे पहुंचते हैं इसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड तब ये कहती है आई हैव हैड माई विजन। उसने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से उस पेंटिंग को कंप्लीट किया। एक्सट्रीम फटीग, फटीग होती है थकावट, थकावट में वो अपना ब्रश रखती है एंड वो कहती है आई हैव हैड माई विजन, मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया की लास्ट लाइन है नो नॉट येट एंड द स्काई सेड नो नॉट देयर। सो जब मिस्टर अजीज जो हैं वो बरी हो जाते हैं, अब उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है ह्यूमिलिएट करने का मिसेस मूर और एडेले को, तो उसके बाद ये लाइंस लास्ट में बोलते हैं कि उस आसमान के नीचे कभी भी एक कॉलोनाइजर और एक कॉलोनियल पर्सन जो है वो दोस्त नहीं हो सकते। नो नोट येट एंड द स्काई सेड नो नोट देयर, वहां पर नहीं हो सकते।
अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसकी हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं. अप्रैल 27, ओल्ड फादर, ओल्ड आर्टिफाइजर, स्टैंड मी नाउ एंड एवर इन गुड स्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस बिगिन इन अ पीस ऑफ डायलॉग. ओपनिंग लाइन्स हैं ये टू द लाइट हाउस की. येस ऑफ कोर्स, इफ इट्स फाइन टुमारो, सेड मिसेस रामसे, बट यू विल हैव टू बी अप द लार्क, शी एडेड. प्रेजेंट अमंग द लिसनर्स ऑफ हर रिमार्क इज, ये बात मिसेस रामसे किसे कह रही हैं कि अगर कल मौसम सही हुआ तो हम डेफिनेटली जाएंगे, बट तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा. ये अपने बेटे से वो कह रही हैं क्योंकि उनका बेटा जिद करता है कि मुझे लाइट हाउस देखने जाना है. सो मिसेस रामसे मिस्टर रामसे से पूछती हैं, वो उनको कहते हैं कि कल चलेंगे, और अगर मौसम सही हुआ तो कल चलेंगे. और तब वो अपने बेटे से कहते हैं कि बट तुम्हें उसके लिए जल्दी उठना होगा. द रोमने क्लेफ, सो ये एक तरह के नॉवेल्स होते हैं, ये एक टर्म है रोमने क्लेफ, जिसका मतलब होता है जिसमें कि ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिसमें रियल कैरेक्टर्स अपीयर हों, बट उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये पता ना चले. सो रियल लाइफ से अगर हम सपोज मैं अपने ब्रदर को या अपने किसी फ्रेंड के ऊपर कहानी लिखूं और उनकी लाइफ से इंसिडेंट्स को उठाऊं, बट क्योंकि उनकी कोई चीज वो शायद पब्लिक नहीं करना चाहते उनके नाम से, इसकी वजह से मैं उनके नाम बदल दूं, तो उस नॉवल को हम कहेंगे रोमने क्लेफ या फिर नॉवल विद अ की. uses contemporary historical figures as its chief characters. They are of course given fictional names. One example is Aldous Huxley's Point Counterpoint. Its Mark Rampion is modeled on. सो एल्डोस हक्सले ने भी ऐसा एक नॉवल लिखा था पॉइंट काउंटर पॉइंट, जिसमें रोमने क्लेफ है, जिसमें उन्होंने एक रियल लाइफ फिगर उठाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्क रैम्पियन. सो मार्क रैम्पियन कौन है, किसके ऊपर, रियल कौन से कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड ये कैरेक्टर है? सो इसका आंसर है डी.एच. लॉरेंस. डी.एच. लॉरेंस की जो है इमेज उन्होंने अपने नॉवल में उठाई है. The concept of star equilibrium in connection with man-women relationship appears in. So star equilibrium का जो कनेक्शन मैन और women के रिलेशनशिप के लिए है वो कौन से नॉवल में हमें दिखाई देता है? वो दिखाई देता है विमेन इन लव. अब ये है क्या? सो विमेन इन लव जो है उसमें जो हमारे ऑथर हैं लॉरेंस, उन्होंने नीचे एक फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, उनका कॉन्सेप्ट उठाया है स्टार फ्रेंडशिप का. स्टार इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मेन एंड विमेन का एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो. सो इसमें किसके लिए यूज किया गया है विमेन इन लव में? इसमें बिर्किन और उर्सुला, बिर्किन एंड उर्सुला दोनों फ्रेंड्स हैं और उनकी जो फ्रेंडशिप है स्टार फ्रेंडशिप है, यानी कि एक बैलेंस है मैन एंड विमेन के रिलेशनशिप का. उन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर हमें ये दिखाई देता है. मैच द कैरेक्टर विद द वर्क, कैरेक्टर और वर्क को मैच करने के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. सो फर्स्ट है सन्स एंड लवर. सन्स एंड लवर को के अंदर आती है मिरियम लिवर्स, ये पॉल की गर्लफ्रेंड होती है. कैंगरू जो है, कैंगरू में होता है रिचर्ड सोमर्स. थर्ड है विमेन इन लव. विमेन इन लव में होते हैं रूपर्ट बिर्किन जो उर्सुला के फ्रेंड हैं. एंड रेनबो में होती हैं लीडिया लेंस्की. D.H. Lawrence's 1926 novel The Plumed Serpent is set in which country? So setting पूछी है. setting मैंने आपको पिछले lectures में भी बताया है, जहां पर कहानी हो, setting हो, कोई गांव, शहर, कोई नदी, कुछ भी, कोई भी जगह जहां की कहानी होती है उसको हम setting कहते हैं. So ये जो novel है ये set है मैक्सिको में. C. Gordon is a character in a novel by. सो गार्डन एंड उर्सुला ये जो कैरेक्टर हैं ये विमेन इन लव से हैं, और ये जो नॉवल है लिखा है D.H. लॉरेंस ने. विमेन इन लव इंपॉर्टेंट नॉवल है D.H. लॉरेंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ये. सो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो है किम, फिर सन्स एंड लवर्स, अ पैसेज टू इंडिया एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ सन्स एंड लवर्स पोल मुरेल. सो पोल मुरेल जो है अपनी मदर के साथ काफी अटैच्ड रहता है. सन्स एंड लवर्स में लास्ट में क्या होता है?
लास्ट में क्या होता है, जो पॉल है वो अपनी मदर के टाइज से अलग होना चाहता है, अपनी मदर के इन्फ्लुएंस से अलग होना चाहता है, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको अपने साथ इस तरह से बांध के रखती है कि वो उसकी लाइफ में किसी और लड़की को आने नहीं देती। सो ही सेट्स ऑफ इन क्वेस्ट ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम हिज मदर। लास्ट में पोल मोरेल शहर छोड़कर अपनी मदर को छोड़कर चला जाता है अपनी लाइफ क्या है उसकी क्वेस्ट में। In Women in Love, what is Winfried's Packney's dog called? So उसमें जो डॉग है विनीफ्रेड के डॉग का क्या नाम था? उसके डॉग का नाम था लुलू। हाउ डज विमेन इन लव ओपन? कैसे कहानी शुरू होती है? विमेन इन लव ओपन होती है जहां पर दो बहनें जिनको हम ब्रैंगविन सिस्टर्स कहते हैं, उर्सुला एंड गडरन, ये दोनों जो हैं काम कर रही होती हैं, अपने घर के काम कर रही होती हैं एंड आपस में बात कर रही होती हैं। सो बी विल बी द आंसर। Identify the author in whose works the character Ashendon appears many times. So ये जो कैरेक्टर है ये सॉमरसेट मॉगम के नॉवल में हमें दिखाई देता है, इसी नाम से ये नॉवल भी है और इसमें ब्रिटिश आर्मी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। Which arrangements of D.H. Lawrence's novel is in the chronological sequence? D.H. Lawrence एक important author हैं, उनके novels की chronology आपको करनी चाहिए। So इसका आंसर रहेगा B, Sons and Lovers, The Rainbow, Kangaroo, The Plumed Serpent। So इनके और बहुत सारे novels हैं, 12 से 15 novels इनके रहेंगे जिनकी chronology आपको करनी है। सबकी डिटेल्स करनी जरूरी नहीं होती, बट बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। बट सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव, ये जो नॉवेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप डिटेल में भी करके जा सकते हैं। द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? इस्तांबुल ट्रेन, इंग्लैंड मेड मी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द मैन विद इन। सो इसका जो फर्स्ट नॉवल है ग्राहम ग्रीन का वो है डी, द मैन विद इन। ग्राहम ग्रीन के नॉवेल्स की भी आप सेटिंग करके जाइएगा, 15 से 16 नॉवेल्स इनके भी हैं। उनकी सेटिंग, उनके क्रोनोलॉजी और मेन कैरेक्टर्स और कुछ कुछ नॉवेल्स की समरीज भी। Which novel of Graham Greene in the following list does not end in some form of suicide by the protagonist? So Graham Greene के काफी सारे novels में जो heroes हैं, protagonist हैं या characters हैं वो suicide कर लेते हैं, तो ऐसा कौन सा novel है जिसमें ऐसी situation नहीं है? So ऐसा novel है बी, इंग्लैंड मेड मी। अदरवाइज इनके बाकी नॉवेल्स में जो आप देखेंगे जैसे पावर एंड द ग्लोरी, उसमें भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। ब्राइटन रॉक में भी ऐसा दिखता है, द हार्ट ऑफ द मैटर में भी दिखता है। ब्राइटन रॉक में तो मर्डर भी होते हैं। सो इंग्लैंड मेड में ऐसा कुछ नहीं है। Who among the following was a Catholic novelist, an intelligence officer, a film critic, and set his fictions in faraway places wrecked by political conflicts? कौन ऐसा कैथलिक नॉवलिस्ट है जो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भी रहा है, फिल्म क्रिटिक भी है और जिसके जो नॉवेल्स हैं वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में दिखाई देते हैं? सो ग्राहम ग्रीन विल बी द आंसर। In Graham Greene's Brighton Rock, Hale is murdered with the help of Brighton Rock, which is, so Brighton Rock क्या है? अगर कहानी में आप देखोगे Brighton Rock क्या है? Brighton Rock एक तरह की शुगर कैंडी है, शुगर की कैंडी की तरह दिखने वाली चीज है जिसके हेल्प से जो है मर्डर किया गया था। The protagonist returns with an admonition, the diamond sent to him for smuggling out a packet of diamonds as bribe. ये जो सीन है ग्राहम ग्रीन के कौन से नॉवल में आता है जिसमें कि एक प्रोटैगनिस्ट है जो जिसको कि एक डायमंड का पैकेट स्मगल करने के लिए दिया जाता है? द हार्ट ऑफ द मैटर इसका आंसर रहेगा, बी विल बी द आंसर। मैच ग्राहम ग्रीन्स नॉवेल्स विद इट्स सेटिंग। सो सेटिंग मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ फियर। मिनिस्ट्री ऑफ फियर जो है उसकी सेटिंग है लंदन में। एंड द थर्ड मैन की सेटिंग है वियना में। एंड द पावर एंड द ग्लोरी जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिको में उसकी सेटिंग है। एंड द क्वाइट अमेरिकन की जो सेटिंग है वो है वियतनाम में। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, इन दिस नॉवल
By Graham Greene, a double agent uses classic works of fiction to encode secret information. He put Clarissa Harlow back in the bookcase. Is the first clue to his treachery. Then he draws on war and peace and the way we live now as mattresses for secretly transmitting information. ये एक सीन पूरा इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिल गई है, आसान क्वेश्चन है. सो इसका जो आंसर रहेगा, ये जो पूरा सीन है ये आया है द ह्यूमन फैक्टर से. सी विल बी द आंसर. यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट से. नॉवलिस्ट्स मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, जो नॉवलिस्ट आपको करने हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स करके जाना. इन क्वेश्चंस को दोबारा देख लेना. जो जो क्वेश्चंस जिस नॉवल से मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स दिए हैं जिन नॉवल से, वो आपको डिटेल में पढ़ के जाने चाहिए. बाकी को आप सरफेस लेवल पे देख सकते हैं, इस एज की सेटिंग्स आप देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं नॉवेल्स की, और थोड़ी बहुत बायोग्राफिकल डिटेल्स भी आपको देखनी चाहिए, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं या आपके जॉर्ज ऑरवेल हैं, इनकी डी.एच. लॉरेंस हैं, और इन्होंने अगर जैसे कोई टर्म्स दी हैं, रोमन क्लेफ हो गया, डिस्टोपियन, यूटोपियन, या फिर इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इस तरह की टर्म्स भी आपको देखकर जानी चाहिए. हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस लिटरेरी टर्म्स के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा टर्म्स हमने बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की हैं. क्योंकि अगर आपको लिटरेरी टर्म्स नहीं आती हैं, कई बार ये होता है कि क्वेश्चन सिंपल होता है, जैसे रोमन क्लेफ अगर आपको नहीं पता तो इतने सिंपल क्वेश्चन को आप छोड़कर आ जाएंगे, जो कि आपके मार्क्स के ऊपर इम्पेक्ट करेगा. सो आप वो वाली वीडियोस भी हमारी उससे देख सकते हैं, चैनल से देख सकते हैं. एंड अपनी तैयारी को आप अच्छे से कंटिन्यू करिए. अगली वीडियो में हम मिलेंगे मॉडर्न एज के पोइट्स और ड्रामेटिस्ट के साथ, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज. इस तरह से हमारा ब्रिटिश लिटरेचर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. हम होप कर रहे हैं कि इस हफ्ते हम ख़त्म कर देंगे, एंड उसके बाद हम अमेरिकन एंड इंडियन लिटरेचर को भी देखेंगे. Okay, thank you so much guys for watching. Stay tuned for such videos with us. Thank you so much.